छात्रों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो सृजन पुस्तक है। उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत पाठ हमारा जो चल रहा है वीर रस के कवित्व। उस वीर रस के कवित्व के अंतर्गत हमने पिछले 4 भागों में जो पाठ पढ़ा था शिवाजी की वीरता का वर्णन वो पढ़ लिए थे। अगर आप उनसे वंचित है तो पहले उन 4 भागों को भी अवश्य देखें। आज हम इस पाठ का अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो तीसरा भाग पढ़ा था बिल्कुल उससे मिलता हुआ उसी का भाव लिए हुए ये चतुर्थ पद्यांश भी इसी प्रकार का है। हम इसका भी अर्थ अभी ग्रहण करेंगे तो पता लग ही जाएगा। तो कवि भूषण द्वारा रचित ये पाठ है। तो देखिए बच्चों, वहां पर आया था ना, यो मलेचर वंश पर शेर शिवराज है, अंतिम पंक्ति। उसी प्रकार मुगल शासकों पर शिवराज अर्थात शिवाजी का आतंक है। उसी प्रकार की इस पंक्ति पर गौर करो आप। शिवराज का मतलब शिवाजी, दावा का मतलब आधिपत्य, तहा का मतलब बादशाही, बादशाही का मतलब मुगल बादशाह। कि जहां जहां मुगल बादशाह है वहां वहां शिवराज अर्थात शिवाजी का आधिपत्य है। तो किस प्रकार इसको विभिन्न उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया है वो देखिए कि गरुड़ का दावा जैसे नाग के समूह पर। कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी, आपको पता है कि गरुड़ पक्षी की यह विशेषता है कि अगर कोई सांप दिखता है उनको, नाग का मतलब सांप, तो तुरंत वह ऐसे के ऐसे उठा करके वो उसको निगल जाते हैं, निगल जाता है। इसलिए जो ही गरुड़ पक्षी कोई सांप देखता है तो सांप उस गरुड़ पक्षी को देखकर तुरंत बिल में घुस जाता है। तो उतना डर उसको सांप को रहता है गरुड़ पक्षी का। ठीक उसी प्रकार दावा नागजूह पर, नागजूह का मतलब हाथियों के झुंड पर। सिंह सिरताज को अर्थात जो सिंह है, जंगल का राजा शेर है, उसका आधिपत्य किस पर रहता है? हाथियों के झुंड पर। तो हाथियों के झुंड पर जहां पर सिंह पहुंच गया, हाथियों के झुंड को वो स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार का आधिपत्य सिंह का हाथियों के झुंड पर रहता है। दावा पुरोहित को पहाड़न के कुल पर, पहाड़ों के जो समूह है उन सब पहाड़ों के समूह पर आधिपत्य, पुरोहित का मतलब इंद्र का आधिपत्य रहता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि पहाड़ों के पंख होते थे, इसलिए जहां चाहे वहां वो उड़ करके वो चले जाते थे। तो भगवान इंद्र ने इससे काफी प्रकृति को नुकसान पहुंचता था, इसलिए भगवान इंद्र ने उन पर्वतों के पंख हटा दिए। उसके कारण वो एक जगह स्थिर हो गए। तो पहाड़ों के समूह पर किसका आधिपत्य है? देवराज इंद्र का। दावा सवे पश्चिम के गोल पर बाज को, बाज पक्षी जो पक्षियों का भरण पोषण कर लेता है, मतलब भक्षण करता है, वो तो बाज पक्षी है। उसका आधिपत्य इतना रहता है, डर इतना रहता है पक्षियों में कि कोई भी पक्षी उस बाज पक्षी को देख करके अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलता है। ये इतना डर और आधिपत्य उस बाज पक्षी का पक्षियों के समूह पर रहता है। और जैसे भूषण अखंड नवखंड महिमंडल ने, देखो ध्यान से दो ना, भूषण कवि कहते हैं इस अखंड धरती पर 9 खंडों में विभाजित, अखंड 9 खंडों में विभाजित महिमंडल, इस संपूर्ण धरती पर, इस अखंड 9 खंडों में विभाजित इस संपूर्ण धरती पर जहां जहां पर तम है अर्थात अंधकार है, जहां जहां पर भी अंधकार है वहां दावा रविकिरण समाज को, वहां रविकिरण अर्थात सूर्य की किरणों के समूह का वहां दावा है। कि जहां भी अंधकार दिखा और सूर्य की किरणें प्रवेश करी वहां पर, तो स्थान किसको छोड़ना पड़ेगा? सूर्य की किरणों को अर्थात प्रकाश को या फिर अंधकार को। स्वाभाविक है, अंधकार को जाना होगा। तो पूर्व से पश्चिम देश, अब अंतिम 2 पंक्तियों में बात आ गई कि पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक। लव का मतलब तक, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जितने भी देश है, जहां जहां मुगल शासक विराजमान है, विद्यमान है,
तहां तहां दावा शिवराज को, वहां वहां शिवराज अर्थात शिवाजी का आधिपत्य है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक संपूर्ण पृथ्वी पर जहां जहां मुगल शासक रहते हैं, अगर वहां शिवाजी पहुंचते हैं तो अपने आप ही उनको स्थान छोड़ना पड़ता है। इतना बड़ा प्रभाव शिवाजी का है। तो क्या क्या प्रभाव है कि पूर्व से जिस प्रकार, चालू इस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार गरुड़ का आधिपत्य नागों के समूह पर रहता है, कोमा, और नाग समूह का तात्पर्य हाथियों के झुंड पर शेर का आधिपत्य रहता है, या फिर जो पहाड़ों के समूह है उस पर आधिपत्य किसका रहता है? भगवान इंद्र का। और समस्त प्रकार के जो पक्षी है उस पर किसका आतंक रहता है? बाज का। और इस धरती पर जहां कहीं पर भी अंधकार विद्यमान है, उस संपूर्ण अंधकार पर किसका आधिपत्य रहता है? प्रकाश का। मतलब ये जितनी बातें बताई गई है, ये वो बताई गई कि इनके आने पर ये स्वतः ही जगह छोड़ देते हैं, ये स्थान छोड़ देते हैं, ये इनका सामना करने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार का पूर्व से पश्चिम तक जितने भी देश है, चाहे पूर्व से पश्चिम ले लो या उत्तर से दक्षिण ले लो, जितने भी देश है, संपूर्ण देशों में जहां जहां मुगल शासक है, वहां वहां शिवाजी का आधिपत्य अपने आप ही हो जाता है। तो ये शिवाजी के प्रभाव का वर्णन इसमें किया गया है। अब व्याख्या और प्रसंग वह भी एक बार देख लीजिए किस प्रकार लिखना है। प्रसंग व्याख्या तो पता है ही आपको कि व्याख्या अगर भली प्रकार से याद है तो प्रसंग देने का उत्तर देने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रस्तुत प्रसंग लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश, ये बार बार हर पद्यांश में मैं प्रसंग व्याख्या और विशेष लिखता हूँ। कारण क्या है उसका? उसका कारण है कि धीरे धीरे सुनते सुनते हमारा अभ्यास हो जाए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत कवि शिरोमणि भूषण द्वारा, अब अगली पंक्ति में हिस्सा हो जाएगी, द्वारा रचित वीर रस के कवि शीर्षक से अवतरित है। ये तो है इसका प्रसंग। अब आगे इसके इसमें कवि ने वीर शिवाजी के प्रभाव को स्पष्ट किया है, प्रभाव का वर्णन किया है। यह हो गया इसका प्रसंग। अब व्याख्या, व्याख्या में जिस पंक्ति में हम व्याख्या शब्द लिख रहे हैं उस पंक्ति को छोड़ना है, उसके नीचे की पंक्ति से हमको प्रारंभ कर देनी व्याख्या। इस प्रकार व्याख्या कर देगी। विशेष इधर लिख देता हूं मैं। तो विशेष में विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग, कवित छंद में पाठ लिखा गया तो कवि छंद। तीसरा, इसमें ये वाला भाग और इसके पहले वाला भाग जो चौथा भाग था, उन सब में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग, और इसके अलावा यहाँ पर वीर रस का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। इसके अलावा एक बात और लिख सकते हैं हम कि शिवाजी के प्रभाव का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार आपको व्याख्या, प्रसंग और विशेष लिखनी है। ठीक है। अब ये इस
इसके साथ ही हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। और इस पाठ में एक साथ पढ़ने के लिए कई बार ये जो YouTube में कम्युनिटी का जो ऑप्शन रहता है, वहाँ पर जैसे ही पाठ कंप्लीट होता है मैं उसमें एक साथ संपूर्ण लिंक वहाँ पर भी लिख देता हूँ। वहाँ पर भी जाकर के आप एक साथ संपूर्ण पाठ भी पढ़ सकते हैं। तो कम्युनिटी में वहाँ टेस्ट की सूचना भी रहती है और अन्य जो आने वाले वीडियो या अन्य गतिविधियाँ हैं उन सब की जानकारी मैं कम्युनिटी में डालता रहता हूँ, इसलिए उसको भी समय समय पर चेक करते रहें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले किसी पाठ को लेकर। मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।